बॉलीवुड में भी कभी आज से 30-40 साल पहले आप कभी इस तरह की फाशी नहीं देखते थे। आप हिंदुस्तान की फिल्में देख लें 40 साल पहले और आज देख लें, हिंदुस्तान की 40 साल पहले की फिल्में देखें, आज उनकी फिल्में देखें। जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं। आज से 30-40 साल पहले यानी कि 1980 और 1990 की दिहाई में हिंदुस्तान की फिल्मों का औरतों के हवाले से रवैया बदतरीन था। ये रेप कल्चर का नमूना थी। शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा और रंजीत किस्म के एक्टर्स का रोल ही सिर्फ ये था कि उन्हें रेपिस्ट के तौर पर दिखाया जाए। दूसरी तरफ, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के जहन में यही है, औरत को माँ के रूप में कुर्बानी की देवी के तौर पर दिखाया जाता था। औरत या फहाशा हो सकती थी, या माँ हो सकती थी, या फिर वो हीरोइन जिसके जिस्म पर विलन की हमेशा गंदी निगाह रहती है और हीरो का काम यह था कि उसे इस गंदी निगाह से बचाकर उससे शादी कर ले। इस सब में किसी का भी हीरोइन के दिमाग या उसकी पर्सनालिटी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपने जिस्म तक महदूद थी। फहाशा वैम्प हेलेन, पवित्र माँ निरूपा रॉय और वो हीरोइन जो कि हीरो की साइड किक है या उसकी कमज़ोरी, जैसे कि जीनत अमान या परवीन बॉबी और हुएवर। अलबत्ता 80 की दिहाई की फिल्मों में एक क्लास अवेयरनेस थी, तबकाती तफरकात के ऊपर कमेंट्री थी। विलन अक्सर अमीर और करप्ट और हीरो अक्सर गरीब और ईमानदार या फिर गरीब और ज़माने की बेइंसाफ़ी की वजह से बना हुआ चोर होता था। इसलिए मुझे शायद कुछ समझ आती है कि इमरान खान के जहन में उस ज़माने की बॉलीवुड फिल्में अच्छी क्यों हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो सोशल जस्टिस के इश्यूज़ को छेड़ती थी, दूसरी तरफ इनमें माँ का किरदार बहुत एग्जॉल्ट कर दिखाया जाता था, और तीसरा ये सब मर्दों के नुक्ता नज़र से होती थी। उस ज़माने में इंडिया का सेंसर बोर्ड कंसेंचुअल किस पास नहीं करता था, इसलिए रेप को सेक्सुअल टिटिलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर तो रेप और हीरो हीरोइन के कंसेंचुअल फिजिकल कांटेक्ट के बीच में फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाता था, इसलिए क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी था कि एक अच्छी और नेक लड़की अपनी शादी से पहले फ़िज़िकल कांटेक्ट खुशी से कायम नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ ये सब सेक्सुअल चीज़ें दिखाना भी ज़रूरी था ताकि डायरेक्टर के पैसे बन सकें। इन्हीं चीज़ों की वजह से रेप और कंसेंट में कुछ कन्फ्यूजन सी रहती थी, क्योंकि इन दोनों में ही हीरोइन की मर्ज़ी शामिल नज़र नहीं आती थी। फिर 90 की दिहाई में हाल उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। अब सोशल जस्टिस इश्यूज़ को भी साइडलाइन कर दिया गया और सिर्फ सेक्सुअल टिटिलेशन तक की बात रह गई। माधुरी दीक्षित की ऑब्जेक्टिफिकेशन, उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, इन सबको हमने इसी किस्म के रोल्स में देखा। इनमें से किसी को भी एक्चुअल कैरेक्टर का रोल कभी मिला ही नहीं। लेकिन फिर 2001 से लेकर आगे तक इंडियन सिनेमा ने रफ्ता रफ्ता अपनी समत को बदलना शुरू किया। हमें आहिस्ता आहिस्ता औरतों के रोल्स में कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाई देना शुरू हो गई। मेरा ख्याल है इस हवाले से 2001 में दिल चाहता है एक वाटरशेड मोमेंट था। उसमें ख़वातीन और मर्द भी एक नेचुरल तरीके से दिखाए गए, जो कि इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म का खासा नहीं था। इसी दिहाई में 2007 में चक दे इंडिया आई, जिसमें कि औरतों की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को मौजू बनाया गया। उसी साल जब वी मेट में करीना कपूर के किरदार ने औरतों के रोल्स को एक नई फ्रेशनेस बख्शी। मगर इन अच्छे मौज़ूआत और औरतों की सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन को कम करने में 2010 की दिहाई में रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। जहाँ पर आज तक बहुत सी ऐसी फिल्में बनती हैं जो आइटम नंबर्स और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए औरतों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, वहीं पर अब बहुत सी ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो औरतों की मुकम्मल इंसानियत को एक्नॉलेज करती हुई दिखाई देती हैं। वो औरतों के जिस्मों की नुमाइश या फिर उनको बुर्का पहनाकर उनको उनके जिस्मों तक महदूद नहीं कर देती। 2010 की बैंड बाजा बारात में हीरोइन शादी से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ावा देने में इंटरेस्टेड है। 2012 की कहानी में विद्या बालन के कैरेक्टर के थ्रू बहुत से फेमिनिस्ट थीम्स एड्रेस होते हैं। इंग्लिश विंग्लिश में एक हाउसवाइफ अपना कॉन्फिडेंस गेन करती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली में एक मजबूत पोजीशन में आ जाती है, विच इज़ अ मेटाफर फॉर इंडिया इटसेल्फ, जो कि अंग्रेज़ी सीख कर लेकिन साथ ही साथ
अपने नेटिव चीज़ों के अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर ही आगे जा सकता है। 2013 की लंच बॉक्स एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है जिसमें हीरो और हीरोइन की फिजिकली कभी मुलाकात ही नहीं होती। 2014 की हाईवे में अमीर खानदानों के अंदर रिश्तेदारों की जिनसी ज़्यादतियों को किस तरीके से पर्दे में लपेट दिया जाता है को इंतहाई हसास तरीके से दिखाया गया है। फिल्म क्वीन ने अपनी हीरोइन को दुनिया देखने के बाद कॉन्फिडेंस गेन करते हुए दिखाया और पहली दफ़ा हीरोइन को ये आज़ादी दी कि वो हीरो के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। 2014 में ही दावत इश्क ने एक हल्के फुल्के अंदाज में इंडिया में जहेज़ की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तबकाती फ़र्क की वजह से आपस में रिलेशनशिप का परवान ना चढ़ पाना, इन बातों को अपना मौजू बनाया। 2015 में दिल धड़कने दो ने हमें ये दिखाया कि पैसा होने के बावजूद ख़वातीन के लिए पेट्रियार्कल ज़ंजीरों को तोड़ना कितना मुश्किल है। उसी साल पीकू ने हमें एक ऐसी हीरोइन दी जिसको कि आसानी से अच्छी या बुरी बेटी के डब्बों में बंद नहीं किया जा सकता। 2015 में ही दम लगा के हैशा ने औरतों को उनकी जिसामत के हवाले से जज करने को बुरा गर्दाना। 2016 में नीरजा में एक एयर होस्टेस ने अपनी अक्ल और बहादुर स्पिरिट को बरूए कार लाते हुए 337 लोगों की जानें बचाईं। उसी साल नील बटे सन्नाटा में एक सिंगल मदर ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और फिल्म पिंक में सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में उन औरतों को जो कि खुद विक्टिम्स हैं, उन्हीं को किस तरह से ब्लेम किया जाता है को एड्रेस किया गया। 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार ने इंतहाई महारत से एक अब्यूसिव बाप और खावंद का नक्शा खींचा और औरतों को अपने टैलेंट के जरिए आगे बढ़ने की हिम्मत दी। 2017 की ही तुम्हारी सुलू एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें कि मियाँ बीवी का कपल उस फिल्म की फेमिनिस्ट अंडरटोन्स की वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करता है। 2018 में हिचकी, बधाई हो, पैडमैन, राजी, स्त्री, वंस अगेन। 2019 में मिशन मंगल, गली बॉय, मेड इन हेवन। 2020 में छपाक, थप्पड़, गुंजन सक्सेना और 2021 में पगलेट किसी न किसी तरह औरतों के किरदारों, जिंदगियों और मसाइल को खूबसूरती से सामने लाती रही हैं और दकियानूसी ख्यालात और उसके ज़रिए औरतों की सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन को चैलेंज करती आ रही हैं। ये सब औरतें माएँ, बहनें और बेटियां भी हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं, मर्द भी इन कहानियों का एक हिस्सा हैं। इन कहानियों में औरतों की अपनी मर्जी से कायम किए हुए ताल्लुकात तो हैं, लेकिन इनमें फहाशी कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड एक यूटोपिया है और अब इसमें उस किस्म की फिल्में जिसमें औरतों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाए या उनको उनके जिस्मों तक महदूद कर दिया जाए, ऐसी फिल्में नहीं बनती। लेकिन अब इनके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में भी बनती हैं और हिट होती हैं जिनका फहाशी से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है कि आज से 10-20 साल के बाद इंडिया पर इन फिल्मों का अच्छा असर होगा और पुराने ज़माने की वो फिल्में जो कि रेप फैंटेसी के इर्द गिर्द घूमती थीं, उनका असर भी कुछ हद तक ज़ाइल होगा। औरतों की सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का तोड़ उनको पर्दे में बिठाना नहीं, बल्कि उनको एक मुकम्मल इंसान के तौर पर देखना है। औरतों को सड़कों पर हिरासा होने से बचाने का तरीका उनको घर पर कैद करना नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में औरतों का सड़कों पर निकलना है, ताकि यही बात उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बने। किसी एक जगह पर जितनी ज़्यादा औरतें होंगी, उतना ही किसी एक औरत को हरासा करना मुश्किल होगा। औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो हमारे माशरे का माहौल बेहतर होगा। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन और औरतों को पर्दे में डालने की ख्वाहिश दरअसल एक ही तस्वीर के दो मुख्तलिफ रुख हैं। बॉलीवुड के बहुत से डायरेक्टर्स, जिनमें से ख़वातीन डायरेक्टर्स जैसे कि ज़ोया अख्तर भी शामिल हैं, औरतों को सेक्स और बुर्के की बाइनरी से आगे लेकर जा रही हैं। Feminists don't have a sense of humor.